तो हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 समाज शास्त्र का एक वायरल पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 340 FR, जो ही बहुत ज्यादा वायरल मॉडल पेपर है। तो इसको जल्द से जल्द हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, राजा राम मोहन राय थे एक। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री, ऑप्शन डी समाज सुधारक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, समाज सुधारक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोग्राफी शब्द किसने दिया। डेमोग्राफी शब्द किसने दिया। डेमोग्राफी शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए जॉन ग्रांट, ऑप्शन बी बुइलर्ड, ऑप्शन सी वार्ड्स मेटकाफ, ऑप्शन डी एच स्पेंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, जॉन ग्रांट। अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा दिया। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी M.K. गांधी, ऑप्शन सी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी S.C. दुबे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, M.N. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सूचना का अधिकार का अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। ऑप्शन ए क्षेत्रवाद, ऑप्शन बी जातवाद, ऑप्शन सी संप्रदायवाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी M.K. गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वेयर सुद्राज कौन लिखा है। हु वेयर सुद्राज कौन लिखा है। ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, B.R. अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बी केंद्रीकरण, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, बी केंद्रीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन ए M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी MS आहलूवालिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, MS स्वामीनाथन। चलिए अब आपको खंड खा में मिलेगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कौन सी प्रमुख प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो इसका उत्तर देखेंगे, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देशों को कम कीमत पर तैयार भारतीय माल का निर्यात करती थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में मुक्त बाजार बना दिया गया। तीसरे चरण में वित्तीय पूंजीवाद का प्रभाव रहा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जनसांख्यिकी क्या है। जनसांख्यिकी क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जननांकी भी कहा जाता है। इस विषय
के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या है? जिसका उत्तर देखेंगे, एकल परिवार का अर्थ एक ऐसा परिवार समूह से है जिसमें केवल माता पिता और बच्चे होते हैं। अर्थात जिसमें माता पिता और बच्चे हो, वो क्या है? वो एकल परिवार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान में तेजी से प्रगति के परिणाम स्वरूप उभरी है। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साथ ही एक आर्थिक घटना भी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों के बजाय विश्व संस्कृति पर विचार करती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से क्या आशय है? क्षेत्रवाद से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपनी पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है? भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है? सिंपल है इसका उत्तर, भारत को बहुधार्मिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में विश्व के सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म पंथ को मानने की स्वतंत्रता है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पे जो है सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक बहिष्करण को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को समाज में दूसरे के साथ घुलने मिलने से सामूहिक इनकार करने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांस्कृतिक समुदाय को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक समुदाय को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक समुदाय से तात्पर्य ऐसे समुदाय से है जो एक ही संस्कृति एवं धर्म को मानता है। ऐसे समुदायों का आर्थिकार तो अलग होता है किंतु वे सांस्कृतिक रूप से एक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, पाश्चात्य संस्कृति के संघात से उत्पन्न सामाजिक प्रक्रिया को पश्चिमीकरण की संज्ञा दी गई है। यह प्रक्रिया पश्चिमी संस्कृति के तत्वों को अंगीकार और पश्चिमी जीवन के अनुरूप सामाजिक, नैतिक और आर्थिक व्यवहार में परिवर्तन को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए इन्हीं 3 संघों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघ के नाम है फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ABTA, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल एजेंट्स, और तीसरा है वस्त्र संघ अनुसंधान। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वेक्षण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। सर्वेक्षण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत किसी पूर्व परिभाषित समस्या के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़े? स्पष्ट कीजिए। नारी आंदोलन के कारण महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई, उन्हें सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, दासी प्रथा आदि से मुक्ति मिली, लड़कियों के शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। अब किसी भी मंच से देश की आधी आबादी के बारे में बात होती है, राजनीति में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए। इसका उत्तर है, जाति व्यवस्था के लक्षण, जन्म आधारित वर्गीकरण, व्यवसाय और जात नियत के रूप में अंत विवाह, जाति की सीमाओं के भीतर विवाह, सामाजिक कलंक और भेदभाव, राजनीति में जाति प्रधानता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उदारीकरण की नीति से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण की नीति से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण की नीति से तात्पर्य ऐसे अनेक
नीतिगत निर्णयों में से है जो भारत द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लग गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, सो देखते हैं। जनसंपर्क माध्यम हमारे प्रतिदिन के जीवन का अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। जनसंपर्क माध्यम हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों में लोग प्रातः बिस्तर पर उठते ही सबसे पहले रेडियो, टेलीविजन या मोबाइल फोन चालू करते हैं। 3 अथवा प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। कोई भी घटना घटती है तो उन्हें तुरंत खबर हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया भी जनसंपर्क का माध्यम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 26, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा तथ्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इस लोक संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म की संख्याकरण प्रदान करने से रोकती है। अब आपका आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनजात समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किए गए। क्या प्रयास किए गए? इसका उत्तर रहेगा जनजात समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए प्रयास। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना वह योजना उन आदिवासी छात्रों को ऋण प्रदान करती है जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहते हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। स्वाधि ऋण योजना यह योजना के तहत व्यावसायिक इकाइयों के लिए 50 लाख रुपए तक सॉफ्ट लोन दिया जाता है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आर्थिक विकास योजना है। इस योजना के तहत स्वयं के रोजगार प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना वह योजना जनजातीय SHG के लिए छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करती है। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को 50,000 रुपये ऋण प्रदान किया जाता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय PMRS की स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अवस्थित विद्यालय की व्यवस्था की गई है। वन बंधु कल्याण योजना भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना VBKY की शुरुआत 2014 में की थी। इसके एक विकास खंडों में पायलट आधार पर योजनाएं चलाई जा रही। इसके अतिरिक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना आदि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय ग्रामों में हरित क्रांति का प्रभाव। भारत में नई कृषि रणनीति के रूप में 1967 में हरित क्रांति को करीब खरीफ के मौसम में अपनाया गया था और इसे उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम HYBP कहा गया था। इस कार्यक्रम को एक पैकेज के रूप में पेश किया गया था क्योंकि यह नियमित और पर्याप्त सिंचाई और उच्च उपज वाले बीजों कीटनाशकों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 1978 से 1979 में 131 मिलियन टन रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसमें भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल की उपज में काफी वृद्धि हुई। भारत में अनाज में आत्मनिर्भर बन गया। किसानों को अपना राजस्व बढ़ाने में मदद मिली। भारत के ग्रामीण समाज अधिक गतिशील और बाजारोन्मुखी हो गया। हरित क्रांति के बाद अब कृषि में ग्रामीण समुदायों में आय के अन्य स्रोतों को निर्वाह के प्राथमिक साधन के रूप में बदल दिया। आय के स्तर में वृद्धि के साथ किसानों को सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ। हरित क्रांति से भारतीय राजनीति पर काफी प्रभाव पड़ा। स्थानीय स्तर पर शुरू होकर किसानों के एक नए वर्ग ने राजनीति में प्रवेश किया। निम्न सामाजिक वर्गों के लोग अब पहले
की तुलना में राजनीति में अधिक भाग ले रहे हैं। अथवा करके क्वेश्चन पूछा, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। दहेज प्रथा एक अभिशाप है। वर्तमान में दहेज एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। सामान्यतः दहेज उस धन को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। फेयर चाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता उन अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निषेध से है जिसे विवाह वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता या पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो। दहेज के कारण जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, कुलीन विवाह, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, धन का महत्व, महंगी एवं झूठी प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रथा आदि। दहेज प्रथा का दुष्परिणाम, बालिका वध, पारिवारिक विघटन, हत्या एवं आत्महत्या, ऋण प्रस्तुता, बेमेल विवाह। दहेज प्रथा निवारण हेतु सुझाव, स्त्री शिक्षा का आधिकारिक प्रसार करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को अपना जीवन साथी स्वयं स्वतंत्रता, प्रेम विवाह की स्वीकृति, अंतरजातीय विवाह की सामाजिक मान्यता मिलने से विवाह का दायरा विस्तृत होगा। दहेज विरोधी कानून ज्यादा कठोर एवं व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता। अब आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में हुए भूमि सुधारों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर है भारत में भूमि सुधार से आशय भू संबंधों में सुधार से हो। बिचौलिया का अंत, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन, भूमि सुधार, भूमि का मानचित्रण, भूमि अधिग्रहण, पट्टा देने की पारदर्शी प्रक्रिया। महत्व, मध्यस्कों को उन्मूलन, स्वतंत्रता से पहले भारत में जमींदारी महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी प्रथाओं के अंतर्गत कृषिगत भूमि का बड़ा भाग बिचौलिया के अधीन आ गया। बिचौलिया के अधीन था। भारत सरकार ने जमींदार उन्मूलन कानून बनाकर इसको समाप्त कर दिया। काश्तकारी सुधार, देश के सभी संबंधित काश्त कानूनों में उन लोगों काश्तकारों का माना गया जो लगान के बदले किसी अन्य व्यक्ति को भूमि पर खेती करते हैं, परंतु कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में बंटाईदारी की काश्तकार नहीं बना गया। भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में प्रारंभ हुआ। इसके तत्काल बाद आंध्र प्रदेश में 1957 में ग्राम दान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य भूस्वामियों और पट्टेधारियों को अपने भूमि अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार करना था। भूदान के प्रणेता विनोबा भावे थे। भूदान से 42.6 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुआ। खेतों की चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति के अलग अलग उपखंडित जोटी के स्वामित्व में परिवर्तन करते हुए उसे एक बोत में बदला जाता है। अथवा करके क्वेश्चन और दिया इसमें, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा, दबाव समूह ऐसे लोगों के संगठित समूह हैं जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से मिलकर काम करते हैं। उनका लक्ष्य सरकार पर दबाव बनाकर सार्वजनिक नीतियों में बदलाव आना है। वे सरकार और उनके सदस्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूह की भूमिका, आम लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन समूहों में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो सरकार की समाज के सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं। वे सरकार के लिए सलाह के वैकल्पिक स्रोत के रूप में भी काम कर सकते हैं। व्यक्तियों के अधिकारों और स्वातंत्र्य की वकालत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सरकार एवं जनता के बीच सेतु बनकर कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सरकार समूह की जरूरतों और ईडी पर ध्यान दे। इस प्रकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो ये रहा आज का जो है वायरल पेपर क्लास 12 समाजशास्त्र का। बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।